सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो लेट डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सो ड्राफ्ट रेगुलेशन बाय यूजीसी, ठीक है। ड्राफ्ट रेगुलेशन बाय यूजीसी से दो टॉपिक्स हैं, मतलब दो आर्टिकल्स टाइप हैं, तो उसको दोनों को डिस्कस कर लेंगे। यूनाइटेड स्टेट इंडिया का जो रिलेशनशिप है इसको डिस्कस करेंगे। इंडियन जुडिशियल सिस्टम में कुछ क्राइसिस के ऊपर इन्होंने चर्चा कर रखी है, उसको डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े टॉपिक्स हैं सारे। फिर जो मेंस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच में रिशेप इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन वेस्ट एशिया फ्यूचर के अंदर कैसे रिशेप करेगी। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए और कई सारी स्टेप्स उनके द्वारा, जैसे कल मीडिया के सामने ही एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये 10 मार्क्स का आपका बन जाता है। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप आकलन प्लस जो है ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गेट योर आंसर इवेल्युएटेड। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपने आंसर सेंड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लें। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स अलॉन्ग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सारे के सारे आपके हैं, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो। ये क्रैश कोर्स का शेड्यूल बता देते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। ये आपको पहला तो आईआर का कल लेक्चर हो गया, और फिर आपका इंडिया ओल्ड एनसीईआरटी की जो है वो आपकी आपका नेक्स्ट है। फिर आपका बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन का क्लास 3 है। करंट अफेयर का लेक्चर भी आज आ पाएगा। तो क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़ द कोड 5 AM UPSC। इस कोड को यूज़ करेंगे तो इसमें आपका जो ऑफ़र है वो आपको फ़ायदा आप उसका उठा सकते हैं। और ये सारी क्लासेस आपकी चलें। आकलन प्लस का सिलेबस भी है जिसमें आप अपना आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, आईआर और पॉलिटी। तो ये है। देखते हैं। यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन है सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, ठीक है। तो इस पे कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम कुछ जो एक आर्गूमेंट्स हैं उनको लेकर चलेंगे, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो रिसेंट जो ड्राफ्ट है आप है रिलेटेड विथ रेगुलेशन जो प्रपोज किया गया है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी बेसिकली जो हायर एजुकेशन भारत में, उसके रेगुलेशन में एक महत्वपूर्ण रोल है कि किस तरीके से सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट वाइस चांसलर का होना चाहिए। तो कई सारे स्टेट्स हैं उन्होंने उसको अपोज भी किया है, और इसमें कंसर्न भी रेज किया है कि कहीं ना कहीं जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, क्योंकि स्टेट की ऑटोनॉमी इससे कहीं ना कहीं जा सकती है। तो जो फेडरल प्रिंसिपल्स हैं जो संविधान के अंदर है, उसका डाइल्यूशन आपका हो रहा है। और जो यूजीसी इट सीक्स टू अमेंड रेगुलेशन 2010, ये जो रेगुलेशन है जिसके माध्यम से जो पूल ऑफ कैंडिडेट है वाइस चांसलर पोजीशन के लिए, और उसको बढ़ाया जाए। तो मतलब जैसे अभी अभी के लिए तो बहुत सारा जो रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी ऐसे आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो आपके रेगुलेशंस हैं वो आपके हैं। तो उन रेगुलेशंस को किस टाइप से इम्प्लीमेंट किया जाए, दैट इज़ द केस। लेकिन फिर भी जो वाइस चांसलर जो आपके अपॉइंट होते हैं, तो उनका सिलेक्शन की अगर बात किया जाए, तो जो कैंडिडेट है, पूल्स ऑफ कैंडिडेट हैं, उनको कैसे और लोग उसके लिए एलिजिबल हो, तो उस पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी की गई है। तो यूनाइटेड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 जो कि आपको इस्टेब्लिश किया है, जिसके माध्यम से कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंडियन यूनिवर्सिटी, किस टाइप से कोऑर्डिनेशन और जो डिटर्मिनेशन है ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंडियन यूनिवर्सिटी आपको मेंटेन किया जाए। यूजीसी में मेनली फोकस भी किया है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मेंटेन किया जाए, और जैसे फंडिंग यूनिवर्सिटी या एडवर्टाइजिंग गवर्नमेंट ऑन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, तो ये है। और इसके तहत ये भी है कि कैसे प्रमोट और कोऑर्डिनेट किया जाए यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यही जो सारी चीज़ें, जो टीचिंग स्टाफ है उसका किस प्रकार से क्वालिफिकेशन है, ये सारे जो रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, दैट इज़ देयर। और इस एक्ट के अंदर भी ये सारी कुछ सब कुछ है कि आपके जैसे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरे जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसमें क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो की फंक्शन जो यूजीसी की बात करें, तो फंड्स का एलोकेशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, रिकमेंडेशंस है इंप्रूवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें, तो एक तो फंड का एलोकेशन है फॉर द डेवलप यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कैसे इंप्रूव किया जाए। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, उसको किस टाइप से डिसमिनेशन या उस जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे कलेक्ट कब का किया जाए। तो डिटेल्स ऑफ ड्राफ्ट रेगुलेशन की बात करते हैं। यहाँ पे जो क्रक्स है अगर इसकी क्रक्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू हैव मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स एज अ प्रोफेसर, ठीक है। मिनिमम जो है 10 ईयर्स एज अ प्रोफेसर के रूप में है आपका किया गया। तो नया जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, इट सीक्स टू एक्सटेंड एलिजिबिलिटी टू प्रोफेशनल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड। जो नए ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं उसके तहत अगर देखा जाए तो जो एलिजिबिलिटी है
एलिजिबिलिटी है टू प्रोफेशनल्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री, हर तरीके से। ट्रेडिशनल जैसे मान लो कि मिनिमम अगर अपॉइंटमेंट किया जाता है वाइस चांसलर के लिए तो 10 साल का आपका चाहिए, लेकिन इसमें मेनली ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ा जो है कि जो एजुकेशन है और इंडस्ट्री उसके बीच में बहुत गैप है। अब एजुकेशन में जो लोग हैं उसका एक आप देखोगे माइंडसेट बहुत उतना मतलब इतना डाइवर्सिफाइड हर जगह आपको नहीं मिलेगा। वाइस चांसलर का जो अपॉइंटमेंट भी है उसमें भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसका कैसा है वो देखा जाता है। और वहाँ पे जो एजुकेशन का गवर्नेंस की बात अगर किया जाए तो वो भी जो गवर्नेंस पार्ट है उसमें भी आप देखोगे तो चीज़ें इतना नहीं है। जो गवर्नेंस एस्पेक्ट की बात करें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी पॉसिबिलिटी। तो क्या ऐसा है कि काफ़ी सारे जो प्रोफेशनल्स डाइवर्स फील्ड्स हैं वो भी एलिजिबल हो, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस। सो इंक्लूजन ऑफ प्रोफेशनल विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको इंक्लूड करना प्रोफेशनल विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड गवर्नेंस, जो एकेडमिक इंटीग्रिटी और गवर्नेंस की बात करें तो उस पर क्या इम्पैक्ट है। और इस शिफ्ट की वजह से देखा जाए तो जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन जो नेसेसरी है ऐसे एजुकेशनल फ्रेमवर्क के लिए, जो कि वाइस चांसलर तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन आएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स का रिएक्शन इसमें है, कई सारी स्टेट्स हैं जो कि मतलब जो जैसा भी बीजेपी सेंटर पे है, तो जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहाँ पे है उन्होंने कई अपना कहा भी है कि इससे क्या है कि जो स्टेट लेवल पे है वहाँ सेंट्रलाइजेशन आपका हो सकता है, सेंट्रलाइज्ड ओवररीच जो स्टेट गवर्नेंस के अंदर हो सकता है, क्योंकि चांसलर्स का या वाइस चांसलर्स का अपॉइंटमेंट का जो रोल है वो दैट इज़ देयर विद द गवर्नर स्टेट लेवल पे है, और ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म को भी अफेक्ट कर सकता है। और की आर्गूमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है कि जो रेगुलेशन है अंडरमाइंस द स्टेट अथॉरिटी ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो स्टेट अथॉरिटी को अंडरमाइन करना कहीं ना कहीं। उसके बाद एकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स हैं थ्रू नॉन एकेडमिक अपॉइंटमेंट्स, अब एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को बोल के नॉन एकेडमिक चीज़ों को देखना। फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं कि ये जो भी आपके नए ऐसे सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को भी अपहोल्ड नहीं करते, फेडरल जो प्रिंसिपल्स हैं उसको भी ये कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते। सो लीगैलिटी ऑफ यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन पोजेस सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस। क्रिटिक्स का कहना है कि जो यूजीसी एक्ट है यहाँ पे ग्रांट मतलब ये परमिशन नहीं देता है यूजीसी को कहीं ना कहीं कि जो कमीशन उसके पास अथॉरिटी है कि वो क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस वाइस चांसलर का उसको भी अपने टर्म्स पे करे, तो ये चीज़ नहीं दी जाती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो क्वालिफिकेशन है वाइस चांसलर कि वो अंडर स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर आता है, ना कि यूजीसी के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट किया, अपहेल्ड किया कि यूजीसी जो रेगुलेशन है अपहेल्ड द यूजीसी रेगुलेशन बट डिड नॉट क्लैरिफाई कि एक्सटेंड ऑफ इट्स अथॉरिटी, मतलब स्टेट लॉस पर उसका क्या अथॉरिटी, मतलब अगर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है उस पर जो भी एलिजिबिलिटी अगर स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा जारी की जाती है तो यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो कितने हद तक लागू होगा। ऑल्दो जो यूजीसी का रेगुलेशन है उसको ऑनरेबल कोर्ट ने एक तरीके से अपहेल्ड किया। फ्यूचर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ पे जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट है वो इट्स प्रोटेस्ट सिग्नल्स अ क्रिटिकल मूवमेंट है ना यूनिवर्सिटी गवर्नेंस की बात करें, बिकॉज अगर ये ड्राफ्ट रेगुलेशन आ जाता है तो पहले आप देखोगे कि जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और इन सब के अपॉइंटमेंट में जो एलिजिबिलिटी उस पर भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में भी कि टैलेंट पूल और बढ़ाया जाए तो उस पर भी काफ़ी चेंजेस आपके हुए हैं। सो जैसे कहीं ना कहीं जो डायलॉग है यूजीसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि कोऑपरेटिव गवर्नेंस की तरफ जाए, क्योंकि स्टेट अथॉरिटी को ये ना लगे कि यूजीसी तो एक सेंट्रल एक्ट है तो उसके द्वारा अगर चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं स्टेट की ऑटोनॉमी का जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें तो प्रायोरिटाइजिंग आईएमईसी इज़ इन अमेरिकाज बेस्ट इंटरेस्ट, ठीक है। द इवॉल्विंग यूनाइटेड स्टेट इंडियाज़ रिलेशन की बात करें, ठीक है, रिलेशनशिप यूएस और इंडिया की बात करें, इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्रूशियल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो अगर इंडिया यूएस के रिलेशंस की बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपका हुआ है 1990s के बाद क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन में फर्दर जो भी प्रेसिडेंट है उनके माध्यम से। और जो भी इंटरेस्ट आज के समय में देखो इंटरेस्ट तो डाइवर्सिफाई हो रहा है, क्योंकि चाइना एक बड़ा फैक्टर आपका आ रहा है। चाइना को काउंटर के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यूएस भी है और इंडिया भी है, दोनों का एक है कि किसी न किसी तरीके से चाइना का जो उसको काउंटर किया जाए, जिस टाइप से चाइना की पॉलिसीज़ हैं और जैसा उसका अप्रोच है। तो यहाँ पे देखा जाए इट्स शेयर्ड इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। तो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन रूल की बात करें बैक इन 90s, तो क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ स्ट्रॉन्ग यूएस इंडिया रिलेशनशिप। तो यहाँ पे
दोनों नेशंस हैं, दे वर लुकिंग टू रीडिफाइन देयर रोल ऑन ग्लोबल स्टेज। दोनों जो नेशंस हैं ग्लोबल स्टेज में उनका क्या रोल आपका हो सकता है। अब जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो इसका भी एक महत्वपूर्ण है, आपका बन जाता है भारत से लेके फिर धीरे 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 यूरोपियन लेवल तक पूरा कनेक्टिविटी, मेडिटेरेनियन सी से होते हुए पूरा कनेक्टिविटी है। इसलिए वेस्ट एशिया के अंदर जितना अधिक डिस्टर्बेंस होगा तो ये कॉरिडोर इससे काफ़ी अफेक्ट होगा। और चाइना अपना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको काफ़ी हद तक बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पे यही है कि कैसे जो ग्लोबल स्टेज में पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे कैसे कोऑपरेट किया जाए, उस पर दोनों देश देखना चाहते हैं। फिर यहाँ पे अपने टाइस को स्ट्रेंथन करना अलग अलग लेवल पे, जो है चाहे टेक्नोलॉजी हो चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, जैसे आज के टाइम पे स्पेस टेक्नोलॉजी आपका है तो वहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट आपका किया जाए। इंटरेस्ट शेयर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल सिक्योरिटी, जो वैल्यू सिस्टम है, इसमें ये भी चीज़ है कि दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं। अगर चाइना की बात करें, यूएस की बात करें, दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं। बोथ नेशंस आर कीन ऑन फॉस्टरिंग अ पार्टनरशिप। फिर उसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसकी बात करें, जो कि 2023 में अनाउंस आपका किया गया था, तो यहाँ पे इट रिप्रेजेंट एन एम्बिशियस विजन जो कि क्रिएट कर सकता है इंटीग्रेटेड नेटवर्क, है ना। तो यहाँ पे विजन टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क दैट स्पैन्स 3 वाइटल रीजन्स। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे IMEC एग्रीमेंट जो है ये एक एम्बिशियस विज़न भी सामने रखा गया है। इसमें कॉरिडोर का एम क्या है, जिससे ट्रेड कनेक्टिविटी आपका इन्हेंस हो सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका रिड्यूस हो सके, और जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, वो भी आपका प्रमोट आपका हो सके। मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सके। खास तौर से IMEC की बात करें, क्योंकि इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका चाइना भी कई सारे डेवलप कर रहा है, इसको भी डेवलप करके जो कनेक्टिविटी व्यापार के लिए है ज़रूरी है, दैट कैन बी डन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस आपका किया जा सके, ये हाईलाइट किया गया। तो प्राइमरी जो गोल आपका है ऑफ IMEC, जिसमें डेवलपिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, ठीक है, डेवलपिंग एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन पाइपलाइन, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सब कुछ आपका बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, ठीक है, IMEC इंक्लूड डेवलपिंग, जैसे मान लो अगर IMEC का जो ट्रांसपोर्टेशन रूट डेवलप करना, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन पाइपलाइन और डिजिटल कम्युनिकेशन को इन्हांस करना। और चैलेंज आगे देखा जाए तो IMEC की बात करें तो यहाँ पे इट इज़ प्रपोजिंग कंसेप्ट, इट्स रिमेन मोर कंसेप्चुअल देन कॉन्क्रीट, ठीक है, अचीविंग इट्स लोफ्टी गोल्स, जिसमें एक्सटेंसिव प्लानिंग, कोऑपरेशन की बात की गई है, इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिटिकल विल की बात आपकी की। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे कई प्रकार के, जैसे इवन इस कॉरिडोर के माध्यम से रशिया चाइना का जो प्रेजेंस वेस्ट एशिया के अंदर उसको भी काउंटर किया जा सके। हर नेशन की अगर बात करें तो कई सारे इन्वेस्टमेंट इश्यूज़ पर और कई प्रकार के अपने खुद के इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ हैं। जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर को अगर इम्प्रूव करना तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फ्रांस का भी अपना एक अलग से इसमें अप्रोच है, जिसमें IMEC से इंगेज करना चाहता है, जिसमें यहाँ पे जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको फ्रांस ने भी जो है रियलाइज़ किया है। UAE सऊदी अरेबिया की बात करें तो उन्होंने भी IMEC को कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट किया, और इससे वो अपने रिलेशन को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं तो उनसे अपना, जैसे US और यूरोपियन देश हैं, उनके साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है। इकोनॉमिक एडवांटेज भारत के लिए क्या है, इससे ट्रेड कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस आपका होगा, खास तौर से व्यापार का जो कॉस्ट है, मैरीटाइम समुद्री लॉजिस्टिक्स काफ़ी कम हो सकते हैं, क्योंकि कॉरिडोर बना है जिसमें रोड, रेल और समुद्र के रास्ते से है। तो ये कई जो मैरीटाइम जो समुद्री लॉजिस्टिक्स आपके लगते हैं, मतलब जो कई सारी चीज़ें किसी को ट्रांसपोर्ट करने में लगती है तो वो काफ़ी कम होंगी। IMEC का पोटेंशियल है कि वो अर्थ का जो क्लाइमेट हेल्थ पॉजिटिवली जो है अफेक्ट करा। तो IMEC हैज़ द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट अर्थ का जो क्लाइमेट हेल्थ है उसको भी पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन जो डेवलपमेंट है ठीक है, तो इंडिया इज़ इमर्जिंग एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट, तो ये भी एक हाईलाइट किया गया है। सो इंडिया जो है इट इज़ इमर्जिंग सिग्निफिकेंट प्लेयर है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट की अगर हम बात करें उसमें, और है ना, कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल पार्टनर, जो इंटरनेशनल पार्टनर उनके साथ कोलैबोरेट करना। सो इंडिया जो है एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट की अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया जो है उसका भी एक इमर्ज कर रहा है एक सिग्निफिकेंट प्लेयर इन ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट की बात करें, है ना, तो उसमें। और ग्रीन हाइड्रोजन के माध्यम से हम लोग भी एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो कार्बन एमिशन है उसको भी रिड्यूस करना चाहते हैं। और इसके लिए भी अगर ग्रीन हाइड्रोजन हमें डेवलप करना है तो अपना जो पोटेंशियल है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो वो भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। रोल ऑफ US लीडरशिप की बात करें, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रोल है
अब्राहम अकॉर्ड जो कि साइन भी किया गया था इसराइल और ख़ास तौर से जो अरब वर्ल्ड है उनके बीच में किस टाइप से एक शांति रहे, पीस प्रॉस्पेरिटी रहे, तो उसको फैसिलिटेट करने की बात इसमें की गई थी। तो ये भी एक है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर है ऑफ आईएमसी विल डिपेंड ऑन कंटिन्यूड यूएस लीडरशिप एंड एंगेजमेंट, जो ये डिपेंड भी करता है आईएमसी, क्योंकि ये निर्भर भी करता है कि जैसे इसराइल हो गया, यूएस है, वेस्टर्न कंट्रीज को किस तरीके से लेकर आपका चलती है। तो यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो प्रेजेंट यूएस के प्रेसिडेंट अब बने हैं उनके बीच किस तरीके से रिश्ता है, तो ये भी भारत का जो आईएमसी में एक तरीके से पार्टिसिपेशन है उसको डिटरमाइन करेगा, और जो रोल है यूएस के साथ मिलकर क्या रहेगा वेस्ट एशिया में, तो वो भी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वी नीड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज अ जजेस। सो इंडिया के जुडिशियल सिस्टम की बात की गई। देखो, आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन आप जरूर से प्रेस करें, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम की अगर बात करें तो इस पर काफ़ी सारे चीज़ें हैं, इश्यूज़ हैं। तो जैसे एक तो देखो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं जितना होना चाहिए, चाहे आप ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट में जजेस के लिए बात करें तो उनका तो जस्टिस है। तो एज ओल्ड एडेज रिंग की बात, मतलब यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सालों साल जो है इंतज़ार करना पड़ता है। करंट स्टेट्स की बात करें जनवरी 1 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 60 लाख केसेस आप देखो आपके पेंडिंग है क्रॉस हाई कोर्ट, जो कि बहुत अधिक है। एंड 371 आउट ऑफ 1122 जो सेंक्शन पोस्ट हैं क्रॉस हाई कोर्ट वो वैकेंट है। फॉर इंस्टेंस इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ऑपरेट करता है जस्ट 50% है टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है। जो कंसिक्वेंस है ऐसे बैकलॉग्स का, इसका भी काफ़ी है, क्योंकि देखो जस्टिस विल बी डिलेड ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। इमेंस प्रेशर आपका होगा जजेस के ऊपर, है ना। और ये भी आपका कहा गया है कि जो लोगों का फेथ है जुडिशियल सिस्टम पे वो भी आपका धीरे धीरे जा रहा है, और वो कोई और मीन देख रहे हैं कि अपने ग्रीवेंसेस को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जजेस पे बर्डन भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक जज को जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा उनको करना पड़ रहा है कई केसेस। तो इससे भी जो क्वालिटी है जजमेंट्स की दैट विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो क्वालिटी ऑफ जस्टिस विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। कॉलेजियम सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात करें तो उसमें भी कई रिकमेंडेशंस, मतलब उसमें भी कई आपके फेवरेटिज्म नेपोटिज्म की बात की गई है। और इवन जो ग्रोइंग नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका जो एड्रेस करना चाहिए कॉलेजियम को, वो भी एड्रेस आपका नहीं हो रहा है। सो रिकमेंडेशंस, जो पेस ऑफ रिकमेंडेशन तो इम्प्रूव हुआ है, जिस तरीके से रिटायरमेंट हो रहा है ना। तो लेकिन देर इज़ सर्टन लाइक मिसमैच भी है कि क्योंकि पेंडिंग केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा ये भी आप देखो हायर जुडिशियल सिस्टम के अंदर उनका जो इन्वॉल्वमेंट है नॉन जुडिशियल मैटर्स पे, PIL और इन सब में भी काफ़ी आपका बड़ा है। तो रिटायरमेंट और अपॉइंटमेंट में गैप है। रिटायरमेंट अगर ज़्यादा और अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा, तो इस चीज़ को देखना जरूरी है। तो इसके लिए कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न जैसे आर्टिकल 124(3) सब क्लॉज C, आर्टिकल 2172 सब क्लॉज C जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली दे अलाउ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट एज जजेस। आर्टिकल 1243 सब क्लॉज C की बात करें तो ये इसका आप कह सकते हैं इसको अनयूटिलाइज्ड अभी रखा गया है। सो ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज C जो है उसको रिपील भी किया गया था विदाउट स्टेटिंग एनी रीज़न। तो यहाँ पे हाईलाइट भी किया गया है कि ये जो आर्टिकल्स इसके तहत एक जो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हैं उन्हीं को जजेस के रूप में आपका अपॉइंट करना है, ये भी एक क्लॉज जो है रखा गया। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो है वो ऐसा जो कंसेप्ट है वो एक नया नहीं है, बट अगर अपॉइंट किया जाता है तो वैकेंसीज़ जो हैं उनको कई फुलफ़िल की जा सकती हैं। और कई केसेस जो हैं वो रन आपके, मतलब जो केसेस हैं उनको जितना डिले है उसको भी कम आपका किया जाए। बहुत सारे देशों में यूनाइटेड स्टेट पोलैंड्स जो हैं उन्होंने जो जूरिस्ट या लॉ प्रोफेसर्स हैं उन्हें जुडिशियल पोजीशन में अपॉइंट भी किया। तो कंट्रीज़ जो हैं दे आर बेनिफिट फ्रॉम जूरिस्ट अपॉइंटमेंट, कई सारे है ना। तो जैसे कई एकेडमिक्स है टू सर्व एज जजेस, ये भी कहा गया है, मतलब इस टाइप का स्टेप्स लिए गए जिन्हें जो लॉ के फील्ड से आपके हैं। तो ये जो गैप है जिसमें एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना हो चाहिए, सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी, इस गैप को जो अगर आपके अगर हम डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट का अपॉइंटमेंट करते हैं तो दैट विल गेट। सो कंप्लायंस विद कोलेजियम रिकमेंडेशन, तो गवर्नमेंट्स मस्ट कंप्लाई विद कोलेजियम रिकमेंडेशन विद इन अ स्ट्रिक्ट टाइम फ्रेम। और आर्टिकल 2172 सब क्लॉज C, आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 ये है, इसके तहत आप डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट है दे कुड हेल्प फिल एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। तो यहाँ पे ये जो है दे कैन हेल्प फिल एग्जिस्टिंग वैकेंसीज़ की बात आपकी की गई है।
एग्जिस्टिंग जो वैकेंसीज है, तो फ्रेश जो ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव जो बेंच के अंदर देखा गया। सो इट विल हेल्प फिल एग्जिस्टिंग वैकेंसीज एंड ब्रिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव टू द बेंच। तो आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 ये है, तो ये कहीं ना कहीं री इंट्रोड्यूस करना ये आर्टिकल 217 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज सी का है। तो इससे इसके तहत आप जो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हैं उनको अपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं। तो बस एक आर्गूमेंट है। यूजीसी रेगुलेशन और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ लॉ की बात की गई, तो इसमें देखो तमिलनाडु ने भी इस इशू को रेस किया गया, जो अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। सो अब्सेंस ऑफ वाइस चांसलर की बात करें तो ये कोई मतलब माइनर पोजीशन नहीं, बिकॉज देखो जो वाइस चांसलर हैं किसी भी संस्थान की बात करें तो यूनिवर्सिटी का पूरा एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में एक महत्वपूर्ण रोल होता है। कई सारी ऐसी पोस्ट हैं, कई समय तक वैकेंट आपकी रहती हैं, कई समय तक ये वैकेंसी मतलब फिल आपकी नहीं की जा सकती, स्टाफ नहीं की जाती है, और स्टाफ अपॉइंटमेंट डिले होता है। इससे जो डिग्री है या पूरा का पूरा जो प्रोसेस है दैट इज़ अफेक्टेड। तो गवर्नर जो है उनका कहना है जो क्रक्स ऑफ द इशूज़ लाइज इन डिसएग्रीमेंट, मतलब जैसे जो गवर्नर जो कि एक्स ऑफिशियो चांसलर है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच में जो एक गैप रहता है, क्योंकि फाइनली जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो से है वो गवर्नर का हायर है। सो गवर्नर इंसिस्ट करते हैं कि जो भी नॉमिनी है यूजीसी के द्वारा इन सर्च कमेटी, उन्हीं को वीसी के रूप में सेलेक्ट किया जाए। तो एज़ पर द रेगुलेशन ऑफ यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत है। इस चीज़ को कहा गया है कि देखो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें स्टेट का कोई से नहीं है, तो ये चीज़ सही नहीं है, इससे फेडरल प्रिंसिपल के खिलाफ है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कहने का है कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट है उसको भी फॉलो किया जाए, जिसमें जो सर्च कमेटी है, जिसमें सर्च कमेटी टू कंसिस्ट ऑफ नॉमिनी फ्रॉम द चांसलर, द सिंडिकेट एंड द सेनेट। सो गवर्नमेंट का जो है वो उसने यूजीसी इन्वॉल्वमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने यूजीसी इन्वॉल्वमेंट को कहीं ना कहीं अपोज भी किया है, क्योंकि स्टेट की जो ऑटोनॉमी है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। लीगल उस पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, तो सिचुएशन जो है फर्दर कॉम्प्लिकेट हुई है बाय कन्फ्लिक्टिंग सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। एक सेट ऑफ जजमेंट में जो गवर्नर है उनके जो कदम है उनको सपोर्ट किया गया, जिसमें यूजीसी रेगुलेशन को प्रायोरिटी आपकी दी गई है, जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट को आपका ओवरराइड कर सकता है। दूसरी जगह पे इसका उल्टा है, जहाँ पे यूजीसी रेगुलेशंस जो है जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए सिर्फ रिकमेंडरी नेचर, मतलब उनका रिकमेंडेशन या एडवाइसलर एस्पेक्ट है रादर देन उसका कंपल्शन है। तो यूजीसी रेगुलेशन इन स्टेट ऑटोनॉमी जो है, सो कंट्रोवर्सी है, इट हैज़ इंटेंसिफाइड विद द यूजीसी ड्राफ्ट रेगुलेशन 2025 विच आर परसीव्ड एज फर्दर इरोडिंग स्टेट ऑटोनॉमी। तो जो कंट्रोवर्सी है, तो जैसे अभी जो ड्राफ्ट आया जिसमें ये भी कहा गया कि फर्दर वाइस चांसलर जो अपॉइंटमेंट होता है तो उनकी जो एलिजिबिलिटी और इन सबको भी देखा गया है ना, जो एलिजिबिलिटी की बात अगर किया गया है तो वो भी है, ठीक है। तो उस पर भी एक्सपेंशन हुआ जो अभी हमने पहले डिस्कस भी किया है। तो इसमें कौन यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होगा, इस पर स्टेट यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लागू होगा, गवर्नर के द्वारा जो चीज़ें वो लागू होंगी, जो कि सिर्फ यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत चीज़ें हो रही है। तो ये एक आपका अभी टसल चल रहा है जिसमें स्टेट ऑटोनॉमी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया, ऐसा स्टेट्स का कहना है। तो ऐसा ही कुछ केरला पंजाब में भी देखने को मिल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ अगर वाइस मतलब जैसे मान लो कि लीडरशिप नहीं है तो उस कंटेक्स्ट में काफ़ी सारे चैलेंजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं, जो अगर वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट आपका नहीं है। दूसरा कि कैन अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन फ्रेम्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी और राइट द प्रोविजन ऑफ प्लेनरी स्टेट लॉ। अब इसमें ये बहुत अच्छा आर्गूमेंट है। देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, उस लॉ में के तहत एक पावर एग्जीक्यूटिव को दे दिया है कि आप रेगुलेशन कर सकते हो। जैसे मान लो आपका यूजीसी एक्ट लेकर आया, यूजीसी एक्ट में यूजीसी के पास पावर है कि सर्टन रेगुलेशन आ जाए। क्या वो जो रेगुलेशन यूजीसी जो कि जिसको सर्टेन पावर डेलीगेट की गई पार्लियामेंट के द्वारा, तो क्या वो जो डेलीगेटेड पावर है वो ओवरराइड कर सकती है स्टेट लॉ का? क्योंकि स्टेट जो यूनिवर्सिटीज़ की जो एक्ट है वो एक प्रॉपर स्टेट असेंबली के द्वारा पास्ड एक्ट है। क्या उस चीज़ को ओवरराइड किया जा सकता है बाय अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? मतलब जो यूजीसी है उसके द्वारा जो प्रोविजंस हैं, क्या उसके द्वारा ये चीज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? सो आर्टिकल 254 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट एड्रेसेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट है, स्टेटिंग दैट अगर स्टेट लॉ अगर है ना, तो यहाँ पे मान लो स्टेट लॉ और सेंटर के बीच में अगर कोई गैप है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है इट हैज़ कंसिस्टेंटली अपहेल्ड दिस इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली जो है इस चीज़ को अपहेल्ड भी किया है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट ओवरराइड प्लेनरी जो लॉ, मतलब जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है
ये कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑनरेबल कोर्ट ने भी कहा है कि जो ऑलरेडी स्टेट लेवल के लॉज को ओवरराइड नहीं कर सकता, तो ये चीज़ आपकी चल रही है। दूसरा जो शिफ्टिंग जो है रेगुलेशन देखने को मिल रहा है यूजीसी के कंटेक्स्ट में भी, जो ड्राफ्ट है उसके कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो यूजीसी का जो अप्रोच है ये कंसिस्टेंट नहीं रहा है विथ रेगुलेशंस रिगार्डिंग वाइस चांसलर चेंजिंग मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो यहाँ पे जैसे वाइस चांसलर्स के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बहुत सारी रेगुलेशंस तो लगातार उसमें बदलाव हुआ है, और ये जो इनकन्सिस्टेंसी है इट रेजेस क्वेश्चंस की अबाउट द यूजीसी मोटिव्स, वेदर इट इज़ जेन्युइनली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग एकेडमिक स्टैंडर्ड या, है ना। तो यहाँ पे ये जो इनकन्सिस्टेंसी उसको कहा गया कि ये जो किया जा रहा है क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के लिए किया जा रहा है या इसका कुछ और एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि अपने पर्सन को आपको बिठाना है या जो भी ऐसा है। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखनी है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, शेड्यूल फॉर क्रैश कोर्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स इस वीक का है। तो ये आप देख लो, इंडियन ज्योग्राफी ओल्ड वाली, बेसिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और ये इस वीक के चारों लेक्चर्स आप देख सकते हो। करंट अफेयर का लेक्चर भी आपको आज से मिलना शुरू हो जाएगा, 2 साल का जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर है 2025 के लिए। तो ये आप जुड़े, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। यूज़ द कोड 5am UPSC, तो इससे अमाउंट आपका 50% से रिड्यूस हो जाएगा क्रैश कोर्स में। इस कोर्स का जरूर से हिस्सा बने। साइंस टेक का जो क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, और 2 इयर्स प्रीलिम्स का करंट अफेयर जिसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, दैट इज़ टू बी कवर्ड। तो ये भी क्लासेस आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आप कोई क्वेरी है तो इसमें आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9057921649। तो ये है। और ये ऑल कोर्सेज़ की बात करें तो जितने भी कोर्सेज हैं उनको, मतलब जो ऑल कोर्सेज में क्लिक करके आप सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ पांडे UPSC, इस पर आप जाके अपना एक प्रकार से अपना आंसर जो है वो सेंड मतलब जो PDF और डाउनलोड कर सकते हैं। आकलन प्लस जिसमें आप अपने आंसर का इवेल्युएशन करा सकते हैं। तो उसका सिलेबस सेट 7 से 11 का दे दिया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन, सोसाइटी, IR और पॉलिटी इससे रिलेटेड है, तो आप अपने आंसर को अपलोड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था, इसका आंसर है C। तो ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं, लास्ट में स्टार्टिंग में देखा था। मेंस का क्वेश्चन आप देख लें। एक्सप्लेन द फैक्टर विच में रिशेप इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्ट इन फ्यूचर, इन्वेस्टेशन इन फ्यूचर, ठीक है। इन्वेस्टेशन करेक्ट कर लेना। 10 नंबर पे आप लोग जरूर से लिखना, और अपने आंसर को आप एवेलुएट करा सकते हैं आकलन प्लस का हिस्सा बन के। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।